डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में बड़ी शांति की उम्मीद। 40 दिन से जारी जंग के बाद अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर पर बनी सहमति। सीज फायर के बाद ईरान में जश्न मनाने सड़कों पर उतरे लोग। हालांकि सीज फायर के बावजूद इजरायल ईरान के बीच हमले जारी। अमेरिका ईरान में 2 हफ्तों के बाद सीज फायर के बाद 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में होगी बातचीत। जेडी वैंस और ट्रंप के दामाद कुशनर इस्लामाबाद वार्ता में होंगे शामिल। असम, केरल और पुदुचेरी में थमा प्रचार। मंगलवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी ताकत। असम में अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक दूसरे पर साधा निशाना। कल 9 अप्रैल को असम, केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण में होगा मतदान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। करीब 40 दिनों से जारी अमेरिका और ईरान के बीच भीषण संघर्ष के बाद आखिरकार 2 हफ्तों के सीज फायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अपील के बाद ये फैसला लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की शर्त पर हमले फिलहाल रोक दिए गए हैं और 10 पॉइंट प्रस्ताव पर सहमति बनी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी सीज फायर की पुष्टि करते हुए बताया कि 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में औपचारिक बातचीत शुरू होगी। हालांकि सीज फायर के बावजूद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की कार्रवाई जारी है। ट्रंप ने इससे पहले ईरान को कड़ी चेतावनी भी दी थी, जिसमें अहम ठिकानों पर हमले की धमकी शामिल थी। अब अगले 2 हफ्ते इस समझौते को अंतिम रूप देने और लागू करने के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को फिलहाल 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है। अमेरिका और ईरान को इस युद्ध विराम के लिए मनाने में पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने भी सीज फायर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं युद्ध विराम की घोषणा के बाद पाकिस्तान ने बुधवार को यूएस और ईरान को इस्लामाबाद में बातचीत के लिए बुलाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में आमने सामने की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। इसका उद्देश्य सभी विवादों को सुलझाने के लिए एक निर्णायक समझौते पर पहुंचना है। मालूम हो कि ये संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया था जब यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि इस मंगलवार को अमेरिका ईरानी सभ्यता को मिटा देगा। पाकिस्तान में होने वाले इस बातचीत को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सिक्योरिटी कैरोलिन लेविट ने CNN को बताया कि लोग बात करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट या व्हाइट हाउस की तरफ से जब तक कुछ नहीं कहा जाए तब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। दिल्ली में टीएमसी नेताओं और चुनाव आयोग के बीच मीटिंग हुई। सूत्रों का कहना है कि टीएमसी नेताओं और चुनाव आयुक्त के बीच काफी गहमा गहमी देखने को मिली। दिल्ली में टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग के कार्यालय जाकर चुनाव आयुक्त के साथ मीटिंग की है। टीएमसी का डेलीगेशन चुनाव आयोग के सामने एसआईआर में काटे हुए नामों का मुद्दा उठाया। डेलीगेशन में शामिल डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष ने शिकायतों को आयोग के समक्ष रखा। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के दौरान टीएमसी डेलीगेशन और चुनाव आयुक्त के बीच खूब गहमा गहमी हुई। आरोप है कि टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयुक्त पर चिल्लाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त से कुछ भी न बोलने को कहा। केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है और सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। आखिरी दिन सभी प्रमुख दलों के दिग्गज नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया और जनता को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की। अब बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे से तीनों राज्यों में मतदान शुरू होगा, जिसमें लाखों करोड़ों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। असम में 126, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव होना है। चुनावी मैदान में सैकड़ों उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हर दल जीत का दावा कर रहा है। प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज रहा और नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा। अब सबकी निगाहें मतदान और उनके नतीजों पर टिकी हैं, जो तय करेंगे कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी।
मथुरा वृंदावन में आयोजित 492 श्रीमूलक जयंती महोत्सव एवं श्री सीताराम निकुंज अष्टयाम लीला महोत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौमाता के प्रति गहरी आस्था और प्रेम व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधि विधान से गौ पूजन किया और संतों के सानिध्य में कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति हमारी पहचान और परंपरा की मूल धारा है, जिसे सहेजना हम सभी का दायित्व है। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर देते हुए समाज को एकजुट रहने का भी संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत महात्मा और श्रद्धालु मौजूद रहे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति ने आयोजन को और भी विशेष बना दिया और सनातन परंपराओं के प्रति जनमानस में नया उत्साह देखने को भी मिला। मथुरा वृंदावन में आयोजित श्री मलूक जयंती महोत्सव व श्री सीताराम निकुंज अष्टयाम लीला महोत्सव में गौमाता के प्रति प्रेम जताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया और इतिहास से लेकर वर्तमान तक कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि 16वीं शताब्दी में संभल के श्री हरिहर मंदिर को तोड़ा गया और वहां के धार्मिक स्थल नष्ट कर दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बाद के वर्षों में हुए दंगों में सैकड़ों लोगों की जान गई और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सका। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों ने दोषियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लिए थे। योगी आदित्यनाथ ने एक पीड़ित परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी संपत्ति छीन ली गई और उन्हें पलायन करना पड़ा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार ऐसे लोगों को उनका हक दिलाएगी और न्याय सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अयोध्या में शादी विवाह के सीजन के बीच एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक उपभोक्ता गैस एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई परिवारों ने शादी के कार्ड के साथ जिला पूर्ति अधिकारी को आवेदन देकर अतिरिक्त सिलेंडर की मांग की है। कुछ परिवारों का कहना है कि अगर समय पर गैस नहीं मिली तो उन्हें मजबूरी में लकड़ी और कोयले की भट्टी का सहारा लेना पड़ेगा। शादी समारोह के लिए गैस की बढ़ती जरूरत के बीच लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही है। वहीं प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अतिरिक्त सिलेंडर देने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लोगों की परेशानी और भी बढ़ गई है और अब वे वैकल्पिक इंतजाम करने को मजबूर हैं। फतेहपुर जनपद में सड़क निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही सियासी टकराव देखने को मिला, जब दो अलग अलग दलों के विधायकों के बीच तीखी कहासुनी हो गई। खागा विधायक कृष्णा पासवान और हुसैनगंज विधायक उषा मौर्य के बीच पूजा को लेकर विवाद शुरू हुआ और मामला गर्मा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र को लेकर दावा जताया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। इस दौरान अन्य स्थानीय नेताओं के साथ भी बहस की स्थिति बन गई, जिससे विवाद और बढ़ गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस घटना ने इलाके की राजनीति में हलचल जरूर मचा दी है। ग्रेटर नोएडा के थाना रूबूपुरा क्षेत्र में पुलिस और एक इनामी गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस कार्गो टी पॉइंट पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भागने लगा। पीछा किए जाने पर खुद को गिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। घायल की पहचान संजू उर्फ लुक्का निवासी पलवल हरियाणा के रूप में हुई है, जो 25,000 रुपए का इनामी अपराधी बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी के खिलाफ गौवध निवारण अधिनियम, सशस्त्र अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। हरदोई में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सर्विलांस टीम, एसओजी, स्वाट टीम और थाना तड़ियामा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पुलिस मुठभेड़ के बाद हुई, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल आरोपियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई एक दर्ज मुकदमे के तहत की गई है और सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। इस पूरे अभियान में पुलिस ने तेजी और सतर्कता का परिचय दिया है।
घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और पुलिस अन्य कड़ियों को भी जोड़ने में जुटी हुई है। हरदोई में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोतवाली शहर क्षेत्र के गांधी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और छात्राओं को उनकी सुरक्षा, आत्मरक्षा और कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग के बारे में भी जागरूक किया गया। सरकार की विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों और छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें हर परिस्थिति में सक्षम बनाना रहा। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सौरिक रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक अनियंत्रित कार पलट गई और उसमें सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार सौरिक की ओर जा रही थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वो सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस पूरी घटना का दृश्य पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ और गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि वाहन सावधानी और नियंत्रित गति में चलाएं। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि शादी से पहले पति की किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारी को छिपाया गया और उसे उसकी जानकारी नहीं दी गई। विवाह के बाद पति के व्यवहार और दवाइयों को देखकर शक होने पर जब उसने मेडिकल दस्तावेज जांचे तो बीमारी का खुलासा हुआ। महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उस पर 30 लाख रुपए लाने या किडनी दान करने का दबाव बनाया और विरोध करने पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़िता ने पति पर अवैध संबंधों और गहने छीनने के भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल महिला अपने मायके में रह रही है। पुलिस ने मामले में पति और अन्य पर दहेज, उत्पीड़न, धोखाधड़ी और धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की सतर्कता से एक अपहृत नाबालिग को सकुशल बरामद किया गया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संदिग्ध हालत में घूम रहे 11 वर्षीय बच्चे को टीम ने अपने संरक्षण में लिया। पूछताछ में बच्चे ने खुद को आगरा का निवासी बताया, जिसके बाद परिजनों से संपर्क किया गया। जानकारी मिली कि बच्चे के अपहरण का मामला पहले से दर्ज है। सूचना पर आगरा पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सभी जरूरी कार्रवाई पूरी कर बच्चे को सकुशल सुपुर्द कर दिया गया। इस सराहनीय कार्य के लिए परिजनों ने आरपीएफ का आभार जताया। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक के साथ अपहरण और बेरहमी से मारपीट की घटना हुई। जानकारी के अनुसार जीटी रोड स्थित एक होटल के पास से 1 दर्जन भर लोग युवक को जबरन कार में बैठाकर ले गए। आरोप है कि आरोपियों ने युवक के साथ बुरी तरह मारपीट की और उसे मरणावस्था में हालत में छोड़कर चले गए। परिजनों और स्थानीय लोगों की तलाश के बाद युवक पीएसी पार्क के पास लहूलुहान हालत में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक ठेला लगाकर जीविका चलाता था। पुलिस ने मामले में नामजद और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां चौकी के पास नशे में धुत युवकों के बीच जमकर विवाद और मारपीट हुई। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब युवक ने पुलिस के सामने ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी स्थिति को नियंत्रित करने के बजाय वीडियो बनाते नजर आए। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सभासद के घर फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर आरोपी को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया है।
घटना कप्तानगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज भिवरा रोड की बताई जा रही है, जहां बीती रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आदित्य सहानी नाम का आरोपी घायल बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, एक खोखा, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं उसका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस ने मामले में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। आशियाना सेक्टर M1 में नाबालिग बच्ची के साथ हुई गैंगरेप की घटना। 5 लोगों ने नशे की हालत में एक साथ उसका गैंगरेप किया है, बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से 5 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। आसपास के लोगों की माने तो जबरन 5 युवकों ने उस बच्ची के साथ गैंगरेप किया है। घर वालों को लड़की बेहोशी की हालत में मिली। लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने उस बच्ची को बचाया। पुलिस को उसके बाद सूचना दी गई। बच्ची को लोक बंधु हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए पुलिस जांच के लिए लेकर गई। थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। कोतवाली थाना क्षेत्र में कृष्णानगर चौकी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह से जुड़े 3 बाल अपचारियों को भी अभिरक्षा में लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 11 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनमें कई के नंबर प्लेट और चेसिस नंबर से छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिलने पर अलवर पुल के पास दबिश देकर ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। इस मामले में विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में वाहन चोरी पर रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। पीलीभीत में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव के साथ पूरनपुर मंडी स्थित गेहूं क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने केंद्र प्रभारियों और किसानों से संवाद कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और गेहूं खरीद की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि खरीद कार्य दैनिक लक्ष्य के अनुरूप हो और किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने बारदाना, तौल व्यवस्था और नमी मापक यंत्रों की स्थिति की भी समीक्षा की। साथ ही स्पष्ट किया कि खरीदे गए गेहूं का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित किया जाए। किसानों के भुगतान को सीधे उनके खातों में भेजने और केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी उन्हें दी है। शाहजहांपुर में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने जाने पर बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 12 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जांच में खुलासा हुआ कि 14 लाभार्थियों के प्रमाण पत्र बिना किसी प्रशिक्षण के ही जारी कर दिए गए और उन्हें सरकारी साइट पर अपलोड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि संबंधित लोग न तो दिव्यांग थे और न ही उन्होंने किसी बोर्ड के सामने परीक्षण कराया था। इसके बावजूद वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे थे। शिकायत मिलने के बाद जांच कर ये गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक अन्य मामले में भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए निकालने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। श्रावस्ती जिले में देर रात से चली तेज आंधी और बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और हालात चिंताजनक हो गए हैं। सुबह होते ही शुरू हुई बारिश से खेतों में खड़ी और कटी फसलें प्रभावित हो रही हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। गेहूं सहित अन्य रबी फसलों की कटाई का काम कई जगहों पर रुक गया है और तेज हवा के कारण फसल गिरने का खतरा भी मंडरा रहा है। कटी हुई फसल के भीगने से नुकसान की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। खराब मौसम का असर ग्रामीण जनजीवन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। किसान अब मौसम के साफ होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि नुकसान से बचा जा सके। स्थिति को लेकर प्रशासन की नजरें भी इस पर बनी हुई हैं। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को 27 रन से हराकर जीत की हैट्रिक पूरी कर ली है। बारिश से बाधित इस मुकाबले को 11 ओवर प्रति पारी का किया गया, लेकिन राजस्थान के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला। यशस्वी जायसवाल ने नाबाद
77 रन बनाए, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 39 रन की तेज पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 3 विकेट खोकर 150 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 9 विकेट गंवाकर 123 रन ही बना सकी। गुवाहाटी के मैदान पर दर्शकों को रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस जीत के साथ राजस्थान ने टूर्नामेंट में अपनी मजबूत स्थिति और भी पुख्ता कर ली है। आईपीएल 2026 में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले मुकाबले पर मौसम की मार पड़ सकती है। राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच से पहले बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे मुकाबले पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टीम अपने शुरुआती दोनों मैच हार चुकी है, जबकि दिल्ली की टीम लगातार 2 जीत के साथ मजबूत स्थिति में है। पिछले मुकाबले में भी बारिश ने खेल का मजा किरकिरा कर दिया था और अब एक बार फिर मौसम विलेन बन सकता है। ऐसे में दर्शकों और दोनों टीमों की नजरें मौसम पर टिकी हुई हैं। अगर बारिश होती है तो मैच प्रभावित या रद्द भी हो सकता है, जिससे अंक तालिका पर असर पड़ सकता है। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए 1600 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन इस बीच उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण की चुप्पी चर्चा का विषय बन गई है। फिल्म की सफलता पर दीपिका ने प्रतिक्रिया न देने पर सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। फैंस लगातार उम्मीद कर रहे थे कि वो रणवीर का समर्थन करेंगे, लेकिन उनकी खामोशी ने सवाल खड़े कर दिए। अब दीपिका ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ किया कि हर बात का सार्वजनिक रूप से जवाब देना जरूरी नहीं होता। दीपिका के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। वहीं रणवीर सिंह की फिल्म की सफलता का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।